प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से करेंगे संवाद। कार्यक्रम में देश भर से हजारों लाभार्थी होंगे शामिल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के दौरे पर रहेंगे। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर मौजूदा सुरक्षा हालात की करेंगे समीक्षा। महादेव ऐप मामले में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फरार आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली नगर क्षेत्र से आरोपी की हुई गिरफ्तारी। इस साल के आखिरी मन की बात कार्यक्रम का 31 दिसंबर को होगा प्रसारण। प्रधानमंत्री ने लोगों से मांगे सुझाव। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से करेंगे मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन संकट, अफगानिस्तान और इजराइल हमास संघर्ष पर चर्चा होने की उम्मीद। और खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच सेंचुरियन में चल रहे पहले टेस्ट का आज दूसरा दिन। 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगी टीम इंडिया। पहले दिन भारत ने गंवाए 8 विकेट। सर्दी बढ़ने के साथ ही कोहरे की चादर में लिपटा उत्तर भारत। दिल्ली एनसीआर में दृश्यता कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात प्रभावित। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से और बुलेटिन की शुरुआत विकसित भारत संकल्प यात्रा की खबरों से जुड़ी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। इस मौके पर प्रधानमंत्री कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। देश भर से विकसित भारत संकल्प यात्रा के हजारों लाभार्थी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी साल 15 नवंबर को विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई थी। यात्रा के लाभार्थियों से प्रधानमंत्री लगातार बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री 3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लाभार्थियों से बातचीत कर चुके हैं। अपनी वाराणसी यात्रा के दौरान भी प्रधानमंत्री ने लगातार 2 दिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की थी। सरकार की प्रमुख योजनाओं को अंतिम छोर तक पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश में चलाई जा रही है। यात्रा के माध्यम से सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। केंद्र सरकार की अनूठी पहल विकसित भारत संकल्प यात्रा को गिरिडीह जिले में भी खूब तवज्जो मिल रही है। इसे लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इसके लिए ग्रामीण प्रधानमंत्री की सराहना भी करते दिख रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के गिरिडीह जिले के भेंगाबाद प्रखंड के तेलोनारी में स्थानीय ग्रामीणों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। इसके जरिए केंद्र के जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और उपस्थित लोगों ने वर्ष 2047 तक भारत को आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने की शपथ दिलाई गई। गुलामी की मानसिकता को 2047 तक आत्म को सुदृढ़ करेंगे। कार्यक्रम के दौरान लाभुकों ने केंद्रीय योजनाओं से मिले संबल के बारे में अपने अनुभव साझा किए। किसान नरसिंह नारायण देव और मोहम्मद नासिर ने कहा कि सरकार ने किसान सम्मान निधि देकर खेती किसानी को भी आसान बना दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो पीएम किसान का जो पैसा मिलता है 2000 करके 3 किस्त में मिलता है, उससे हमको खेती करने में सुविधा होती है। प्रधानमंत्री पीएम किसान से 6000 रुपया सालाना मिल रहा है, जिससे मैं खेती करने में बहुत मुझे सुविधा मिल रहा है। मोदी सरकार द्वारा जो किसान सम्मान निधि दिया जा रहा है उसका 7वां 8वां किस्त हमको मिल चुका है।
इसलिए मैं मोदी सरकार को धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। प्रधानमंत्री की सम्मान निधि योजना के द्वारा जो कम से कम प्रति वर्ष 8,000 रुपये प्रत्येक किसान को वो दिए। महिलाओं ने भी ग्रामीणों के उत्थान के लिए केंद्र द्वारा उठाए जा रहे कदमों की सराहना की। महिलाओं ने कहा कि प्रधानमंत्री ने उन्हें पक्का मकान देकर उन्हें शान से जीने का अवसर दिया है। के द्वारा हमको मिला है कि पीएम आवास और गैस सिलेंडर मिला है। मोदी जी के तरफ से पीएम आवास हमको मिला। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद करती हूँ। विकसित भारत संकल्प यात्रा जहां एक तरफ ग्रामीणों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में सफल हो रही है, वहीं भारत को विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में उनकी सहभागिता भी सुनिश्चित की जा रही है। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई है, जहां बड़ी संख्या में लाभार्थियों ने सरकारी योजनाओं से अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में अपने विचार साझा किए। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विकसित भारत संकल्प यात्रा उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में पहुंच रही है। सीतापुर पहुंची यात्रा के दौरान यूपी के नगर विकास राज्य मंत्री राकेश राठौर गुरु ने प्रचार वाहन की उपयोगिता की सराहना करते हुए कहा कि भाजपा सरकारों में जनहित योजनाओं का लाभ सभी को बिना भेदभाव के मिल रहा है। विकसित संकल्प यात्रा जो चल रही है, इसके माध्यम से जो हमारे लोग वंचित रह गए हैं, कुछ लोग अभी योजना का लाभ नहीं पाए हैं, तो इस ईडी के माध्यम से, वैन के माध्यम से दर्शाया जा रहा है। जो 10 साल की योजना हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो लक्ष्य था, जो एजेंडा था, उस पर हम लोग खरा उतरे हैं और हमारे माननीय प्रधानमंत्री खरा उतरे हैं। और जैसे कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सब में विश्वास, तो सबका ध्यान में रख के जो योजना आती है धरातल पे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, मंत्री सब मिलके और सहयोगी अधिकारी मिलके सबको लगाया जाता है, तो सब लोग धरातल पे लगते हैं। इस दौरान विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी दी गई। साथ ही लोगों को इन योजनाओं का लाभ कैसे मिले, इसके बारे में उनको जागरूक किया गया। लोगों ने केंद्र के प्रयासों को सराहा और बताया कि कैसे उन्हें लाभ मिल रहा है। सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं मोदी जी को कि जिन्होंने हम जैसे गरीबों की तरफ नज़र उठाकर देखा और उनकी समस्याएं समझी और उन समस्याओं को लेकर उन्होंने जो हम लोगों के प्रति जो कदम उठाया है, इसके लिए हम उनका पूर्ण रूप से धन्यवाद देते हैं और उनकी कृतज्ञता जाहिर करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी सरकारें आई उन सभी ने वैसे तो अपने हिसाब से सब कुछ किया, लेकिन हम गरीबों को देखने वाला अभी तक कोई नहीं था। प्रधानमंत्री आवास मिला है, जो बनाए हैं बना लिया है। अब कहने का मतलब जो है, जब से आवास बनाया है तब से हमको बहुत आराम है। मोदी जी और योगी जी का कोटि कोटि धन्यवाद। वहीं लखनऊ के पारा क्षेत्र पहुंची यात्रा का बड़ी संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई और विभिन्न योजनाओं के लिए पात्र लोगों ने आवेदन किए। इस मौके पर विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थियों ने अपनी कहानी अपनी ज़बानी सुनाई। मंत्री योजना आवास मिला है। मेरा घर टूटा फटा था और रहने की दिक्कत थी, अब मेरा घर पक्का बन गया है। मेरी सारी समस्या लगभग दूर हो चुकी हैं। मुझे राशन भी मिल रहा है और मोदी सरकार की जितनी भी योजनाएं हो वो सब मुझे मिल रही हैं। हम पहले करकट में रहते थे, अब जब से मिला है हमको मकान, तब से हम लोग अच्छे से रह रहे हैं। हमको राशन भी मिलता है, अब हम लोग खुशहाल से रहते हैं। पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें LED युक्त वाहन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 31 दिसंबर को आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले मन की बात कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। खास बात यह है कि इस साल का आखिरी कार्यक्रम मन की बात ये होगा। साल के अंतिम दिन रविवार को प्रधानमंत्री लोगों के साथ कार्यक्रम के जरिए अपने विचार साझा करेंगे। इस बार मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जिन विषयों पर चर्चा करेंगे उनमें फिट इंडिया भी शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से इस आंदोलन के अनूठे पहलुओं पर गौर करने, नवीन स्वास्थ्य स्टार्टअप पर चर्चा करने और युवा भारतीय व्यायाम शैलियों को कैसे अपना रहे हैं, इस पर विचार साझा करने का आह्वान भी किया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जम्मू और राजौरी के एक दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए हैं। सीमावर्ती जिलों में हालिया आतंकवादी हमलों के मद्देनजर रक्षा मंत्री मौजूदा सुरक्षा हालात की समीक्षा करेंगे। जानकारी के मुताबिक इलाके में तैनात सैन्य कमांडरों की ओर से रक्षा मंत्री को आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियानों के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही सेना की ऑपरेशनल तैयारियों के बारे में भी रक्षा मंत्री जानकारी हासिल करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जवानों से मिलकर उनका हौसला भी बढ़ाएंगे। रक्षा मंत्री के इस दौरे के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। और अब बात करते हैं डॉक्टर एस जयशंकर की विदेश यात्रा की। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करेंगे। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा, यूक्रेन और अफगानिस्तान की स्थिति के साथ साथ इजराइल फिलिस्तीन टकराव पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। बीते रविवार को 4 दिन की अपनी रूस यात्रा पर मॉस्को पहुंचे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने रूसी समकक्ष के साथ संयुक्त राष्ट्र, शंघाई सहयोग संगठन और G20 के विषय पर अलग से चर्चा करेंगे। साथ ही आने वाले साल में रूस की ब्रिक्स अध्यक्षता की प्राथमिकताओं पर भी चर्चा की जाएगी। इससे पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को भारत रूस द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग पर रूसी उप प्रधानमंत्री और उद्योग तथा व्यापार मंत्री डेनिस मंटूरेव के साथ एक व्यापक और सार्थक बैठक की। दोनों नेताओं ने व्यापार, वित्त, कनेक्टिविटी, ऊर्जा, नागरिक उड्डयन और परमाणु क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति पर बात की। डॉक्टर जयशंकर ने नए अवसरों की खोज पर अधिक ध्यान देने की सराहना की। मंत्रियों ने विभिन्न आयामों में द्विपक्षीय सहयोग को अधिक संतुलित और टिकाऊ बनाने पर चर्चा की। उन्होंने रूसी सुदूर पूर्व पर सहयोग के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दिया। असम के तेजपुर में आज सुबह भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है। यह भूकंप सुबह 5:33 पर आया। और अब डीप फेक से जुड़ी खबर। केंद्र ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सलाह दी है कि वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक के माध्यम से भ्रामक खबरें चलाने से सावधान रहें। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक परामर्श में कहा है कि सोशल मीडिया पर सक्रिय और अमान्य कंटेंट के बारे में लोगों को सावधान करें। विशेष रूप से उन्हें सूचना और प्रौद्योगिकी आईटी के नियम अनुसार स्पष्ट जानकारी उपलब्ध कराई जाए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मीडिया संस्थाओं के बीच डिजिटल भारत संवाद के दौरान हुए विचार विमर्श के बाद ये परामर्श जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने डीप फेक से देश को आगाह किया था। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लंबे समय से फरार चल रहा आरोपी दीपक नेपाली को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम ब्रांच और वैशाली नगर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान आरोपी दीपक नेपाली को वैशाली नगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के खिलाफ सुपेला, वैशाली नगर और छावनी थाने में मामले दर्ज हैं। माना जा रहा है कि इससे महादेव ऐप से जुड़े कई अहम खुलासे हो सकते हैं। छत्तीसगढ़ में महादेव ऐप मामले में आरोपी दीपक नेपाली की गिरफ्तारी पर दुर्ग के पुलिस अधीक्षक राम गोपाल वर्मा ने कहा है कि लंबे समय से हमें इसकी तलाश थी। पुलिस अन्य आरोपियों की भी तलाश कर रही है। दुर्ग पुलिस ने एक दीपक कुमार सिंह उर्फ दीपक नेपाली नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर इस पे के मामला दर्ज हुआ था। ये अपराधी इस पे वैशाली नगर थाना के अंतर्गत कुल 13 अपराध पंजीबद्ध हैं। भिलाई 3 थाना जो है उसमें भी महादेव ऐप से जुड़े हुए कुछ प्रकरण इस पे पंजीबद्ध हैं। तो ये दुर्ग पुलिस के लिए बड़ी सफलता है। ये करीब 2 महीने से फरार चल रहा था। इसको बड़ी ही मुशक्क़त से काफ़ी मेहनत के साथ वैशाली नगर और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त अभियान चलाकर इसको पकड़ा है। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई कराने वाले दिल्ली के 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया है। इन कोचिंग सेंटर के खिलाफ यह जांच उनके भ्रामक विज्ञापनों सहित परीक्षाओं में टॉपर्स रहे अभ्यर्थियों की तस्वीरों का इस्तेमाल करने के लिए की जा रही है। गौरतलब है कि दिल्ली IAS कोचिंग सेंटर का गढ़ है, जहां देश भर से लाखों बच्चे UPSC की तैयारी करने आते हैं, जिनमें से कुछ इन भ्रामक विज्ञापनों के मकड़ जाल में उलझ जाते हैं।
ग्रेजुएशन पास करते ही यूपीएससी परीक्षा क्रैक करने का लक्ष्य साधे युवाओं का अगला पड़ाव होता है दिल्ली, देश की राजधानी, जहां मुखर्जी नगर, करोल बाग, रंजीत नगर जैसी जगहों पर बने कोचिंग सेंटर बड़े बड़े ऑफर और रेट लिस्ट के साथ तैयार बैठे हैं। अपने को अव्वल दिखाने की रेस में कोई संस्थान पीछे नहीं छूटना चाहता। सफल उम्मीदवारों के दावों वाले बड़े बड़े होर्डिंग से भ्रमित होकर ये युवा कब कोचिंग सेंटर के मकड़जाल में उलझते हैं उन्हें पता ही नहीं चलता। जो युवा पैसे खर्च कर सकते हैं वो महंगे से महंगे कोर्स और सेंटर को चुनते हैं। जो गरीब हैं उन पर भी टॉप आने का मानसिक दबाव इन सेंटर तक खींच ही लाता है। जिम्मेदारी जो है स्टूडेंट की भी उतनी ही है जितनी कि कोचिंग इंस्टीट्यूट की है, और बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट तो मजबूरी में खुले हैं। 4 अटैम्प्ट दिया, 6 अटैम्प्ट दिया, नहीं हुआ तो इंस्टीट्यूट खोल दिया, या फिर जिन्होंने मार्केट बना दिया है। ऐसे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो एक एक क्लास में 1500 बच्चों को पढ़ाते रहे हैं, 2 फ्लोर पे, 3 फ्लोर पे। अगर आप रिजल्ट देते हैं तो फिर आपको रिजल्ट कमिट भी करना चाहिए। आपने क्लासेस की और आपका जिम्मेदारी ख़त्म। एक्चुअली स्टूडेंट को आपकी ज़रूरत तब पड़ती है जब आपकी क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। बीते दिनों केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने भारतीय प्रशासनिक सेवा की पढ़ाई कराने वाले दिल्ली के 20 कोचिंग सेंटरों को नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने ऐसे विज्ञापनों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 2(28) के प्रावधानों के उल्लंघन के लिए इन सेंटर्स के खिलाफ नोटिस जारी किया है। सीसीपीए ने कहा कि संस्थान सफल उम्मीदवार के साथ विज्ञापन में ये जाहिर करे कि उसने किस विषय में संस्थान से पढ़ाई की थी। एक दिन के लिए भी मॉक इंटरव्यू के लिए केवल एक सिटिंग भी जाता था तो ऐड में ऐसा जाता था जैसे लगता था कि पूरी कोचिंग वहाँ से की है। और इस कारण जब ये ऐड जाता था तो ऑल ओवर इंडिया जो सीरियस एस्पिरेंट होता था वो भी दिग्भ्रमित हो जाता था कि आखिर हमें जाना कहाँ है। क्योंकि पहले ऐसी कैप नहीं थी तो इंटरव्यू के बच्चों को ही पूरा अपना स्टूडेंट दिखाने की एक परंपरा रही थी। इस रेगुलेशन से थोड़ी क्लैरिटी आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी। सालों साल तपस्या कर यूपीएससी क्रैक करने वाले युवाओं की सफलता के कई दावेदार पैदा हो जाते हैं। बाजार उनकी कामयाबी को अपने हिसाब से भुनाने लगता है। एक सफल चेहरा कई संस्थानों की होर्डिंग में नजर आने लगता है। मुझे लगता है कि पर्सनली हम ऐसा कर सकते हैं, पहले एग्ज़ाम्स की क्या नीड है हम देख के फिर अपना, हमें अगर लगता है कि हम खुद से कर सकते हैं तो खुद से करना प्रेफर कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो कोचिंग में जाके एक बार देख सकते हैं। तो आप कोचिंग किस तरीके से कर सकते हैं कि आप पहले विजिट करें कम से कम 4 से 5 कोचिंग इंस्टीट्यूट में अगर आपको लेना है तो उसके बाद उसका पैकेज देखें कि क्या है, सिलेबस का ड्यूरेशन कितने टाइम में है, कितने वक्त में सिलेबस कंप्लीट करा दे रहे हैं, कितना सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, 70%, 80% आपको कितना करना है, ये चीज़ भी देखें। उसके बाद में देखें मटेरियल क्या क्या प्रोवाइड हो सकता है वहाँ से। मेरे भी पेरेंट्स की यही साइकोलॉजी हो गई थी। उन्होंने बोला कि ये कोचिंग अच्छा है, ये सर हमेशा यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे आते रहते हैं, लेकिन इन जनरल वो टीचर 2 ही 3 क्लासेस लेते हैं और बाकी तो उनके अदर स्टाफ ही रहते हैं। तो पेरेंट्स को लगता है कि होल सम यही पढ़ाएंगे पूरा सिलेबस, क्योंकि पेरेंट्स को तो इतना इन डेप्थ नॉलेज नहीं होता है, क्योंकि हर पेरेंट्स उतना एजुकेटेड नहीं होता है, स्पेशली रूरल एरिया से। यूपीएससी परीक्षा के लिए कोचिंग या सिर्फ सेल्फ स्टडी या दोनों विकल्प सभी खुले हैं। चुनना युवाओं को ही है, लेकिन जरूरत युवाओं को भ्रामक दबाव से बचाने की है। यूपीएससी क्रैक करने का सपना लिए तमाम युवा जो हैं वो दिल्ली का रुख करते हैं और ऐसे में वो कोचिंग सेंटर की ओर जाते हैं जहां उन्हें कई बार भ्रामक प्रचार का भी सामना करना पड़ता है। सीसीपीए की जो नई गाइडलाइंस है वो कम से कम इस बार तमाम कोचिंग संस्थानों को जिम्मेदारी पूर्वक प्रचार करने के लिए बाध्य करती है। कैमरामैन अश्विनी के साथ चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और अब सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, एक तो मैं पहली बात कहूंगा, इस मैप का आप क्लोजअप जरूर लें, कुछ बातें समझ लो। ये उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। ट्रस्ट गठन करने का डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ट्रस्ट का नाम
श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, इस पूरे ट्रस्ट डीड में कहीं भी सोसाइटी, ट्रस्ट इन शब्दों का प्रयोग नहीं है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, ये 70 एकड़ ग्रीन कलर से है। अब आप देख लीजिए ये कितना झिग-झैग है, कहीं भी कोई सीधी रेखा खींचना कितना कठिन है। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए, यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। आप ये सवाल करेंगे कि इतने छोटे हिस्से में बनाया यहां क्यों नहीं? तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है, वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। वहां कुछ भी आपको देखकर आप बार बार पूछेंगे ये क्या हो रहा है, ऐसा क्या आ रहा है, ये क्या हो रहा है। ये मंदिर है, ये मंदिर वहां दिखेगा, 3 मंजिला, ग्राउंड फ्लोर तैयार हो गया, फर्स्ट फ्लोर का काम चल रहा है, सेकंड फ्लोर की परिस्थितियां डेवलप हो रही हैं। इस मंदिर के चारों ओर एक दीवार बनाई जा रही है। इस दीवार के लिए भी वहां सब वर्किंग चल रहा है। ये दीवार एक प्रकार की सुरक्षा दीवार है। टेम्पल लैंग्वेज में इस दीवार को परकोटा प्राकार, PRAARA, प्राकार, परकोटा, ये परकोटे का कॉन्सेप्ट उत्तर भारत में नहीं है, महाराष्ट्र में भी नहीं है, गुजरात में भी नहीं है, तमिलनाडु में है, केरल में है, राजस्थान में। अच्छा, अयोध्या का एक मंदिर है, उसका परकोटा बना है। वृंदावन में रंगजी मंदिर का परकोटा बना है। ये परकोटा चारों दिशाओं में अगर इसकी लंबाई नाप ली जाए, इट इज 732 मीटर्स। आप 732 को 750 मान लीजिए राउंड अबाउट। ये तो है रनिंग लेंथ इन ऑल द 4 डायरेक्शंस। लेकिन व्हाट इज यूनिक इन इट, दीवार की एक निश्चित मोटाई होती है। बड़े बड़े किलों की दीवारें कैसी बनाई जाती हैं? ये दीवार इट इज 14 फीट वाइड, 14 फीट वाइड, यानी 4 मीटर से भी अधिक चौड़ी है। रनिंग लेंथ 750 मीटर्स, विड्थ 14 फीट वाइड। ये भी डबल स्टोरीड है। ये परकोटा इट इज आल्सो डबल स्टोरी। जो लोअर लेवल होगा
उस लेवल में हम अपने ऑफिशियल कामों के लिए कमरे बना रहे हैं। बहुत प्रकार के काम होंगे। स्पेस बचाने के लिए हमने लोअर लेवल पर कमरे बना दिए हैं, तरह तरह के काम करेंगे। जो अपर लेवल है, ये परिक्रमा का मार्ग बनाया है। इट इज फॉर परिक्रमा, यात्रियों की यात्री परिक्रमा कर सकते हैं मंदिर की। दर्शन की लाइन बहुत बड़ी हो गई है, परिक्रमा के लिए बाहर निकल गए। गणेश जी ने माता पिता की परिक्रमा कर ली, दुनिया में विख्यात हो गए, प्रथम पूज्य हो गए। तो ये इसका उपयोगिता है और ये इसकी स्पेशलिटी है। इसकी विड्थ 14 फीट। एक दूसरा, इसके भी चारों भुजाओं पर 6 मंदिर हैं। एक कोने पर सूर्य भगवान का मंदिर होगा। राम सूर्य वंश में पैदा हुए। दूसरे कॉर्नर पर शंकर जी का मंदिर होगा। थर्ड कॉर्नर पर भगवती का मंदिर होगा, देवी का। और चौथे कोने पर गणेश जी का मंदिर होगा। राम भगवान विष्णु का अवतार, सूर्य, शंकर, भगवती, गणपति और विष्णु, ये कहलाएंगे पंचायतन। ये कॉन्सेप्ट कम से कम 2000 साल पहले शंकराचार्य जी ने दिया है। 5 देवताओं की पूजा, इसमें सारा भारत, सारी श्रद्धाएं समाहित हो जाएंगी। ये दक्षिणी भुजा है, यहां हनुमान जी होंगे। यहां पर माता अन्नपूर्णा। तो ये परकोटा, इट इज अंडर कंस्ट्रक्शन और इसको बनने में भी हो सकता है 6-8 महीने और लगेंगे। वृद्धों के लिए क्या होगा? दिव्यांगजनों के लिए तो यहां ये पूर्व दिशा, ये पश्चिम, यहां एक लिफ्ट बनाई गई है। ये लिफ्ट परकोटे में बनेगी दिव्यांगजनों के लिए, वृद्धों के लिए, व्हील चेयर के लिए। पूर्वी दिशा, मंदिर का प्रवेश द्वार, यहां पर 2 रैंप बनाए गए हैं व्हील चेयर के लिए। तो दिव्यांगजन, अतिवृद्ध लोगों के लिए, व्हील चेयर के लिए रैंप और लिफ्ट का प्रोविजन रखा गया है। फ्यूचर का मतलब मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ 24, 7-8 महीने बाद यहां 7 मंदिर और बनेंगे। महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, राम को वनवास हुआ, पहली भेंट गंगा के तट पर केवट से हुई, मल्लाह से हुई है, जिन्होंने नाव में बैठाकर
नाव गंगा पार कराई। निषाद राज वो एक राजा है समाज का। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय की प्रेस वार्ता में आप सुन रहे थे कि वो मानचित्र के माध्यम से बता रहे थे कि मंदिर का निर्माण किस तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ट्रस्ट का जो निर्माण है वो भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है और उन्होंने मंदिर में बताया कि एक दीवार जो है वो बनाई गई है चारों तरफ, जो सुरक्षा तो प्रदान करेगी और उस दीवार का नाम दिया गया है परकोटा। परकोटा के माध्यम से बताया गया है ये जो परकोटा दीवार होगी ये 732 मीटर लंबी है और इसकी जो चौड़ाई है वो 14 फीट है। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि जो प्रवेश द्वार होगा मंदिर का वो पूर्वी दिशा से होगा और मंदिर के जो परकोटा है उसके आसपास करीब 6 मंदिर होंगे और 6 मंदिरों में भगवान शंकर, भगवान गणेश, भगवती और साथ ही साथ सूर्य भगवान का मंदिर होगा। और ये जो 5 देवताओं की जो पूजा होगी वो देश में सभी श्रद्धाओं को अपने आप समाहित करेगी। तो ये चंपत राय ये जानकारी दे रहे थे कि जो अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम होने वाला है और जिस तरीके से अयोध्या का निर्माण किया जा रहा है उसमें जो मंदिर बनाया जा रहा है उसकी मानचित्र के माध्यम से उन्होंने बताया कि किस तरीके से ये किया जा रहा है। आइए अब बढ़ते हैं आगे और अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और देश भर में इसको लेकर उत्सव का माहौल देखा जा रहा है। इसी अवसर पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत लक्ष्य कलश यात्रा हिमाचल के पालमपुर पहुंची। इस शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या से पूजित अक्षत कलश यात्रा देश के तमाम हिस्सों में पहुंच रही है। अयोध्या धाम से पूजित अक्षत हिमाचल के पालमपुर पहुंचा तो वहां भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा राधा कृष्ण मंदिर से शुरू होकर पूरे बाजार में कलश के साथ चलकर राम चौक पालमपुर में समाप्त हुई। शोभा यात्रा में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अक्षत जो पूजन जो है वो वहाँ से जो आए हैं वो पालमपुर में पहुँच गए हैं और इस एक शोभा यात्रा के रूप में, इस कलश यात्रा के रूप में हर दूर दूर से लोग जो है इसमें शामिल होंगे। ये इस देश के हिंदू समाज का सौभाग्य है। 1 से 15 जनवरी 2024 तक सभी सामाजिक संगठनों, संस्थाओं, महिला समूहों, युवा समूह, मठ मुनीर के सभी कार्यकर्ता हर घर में जाएंगे और मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम का निमंत्रण पत्र, भगवान श्री राम का चित्र एवं अयोध्या से पूजित अक्षत प्रसाद के रूप में भेंट देंगे। वहीं हर गांव, हर घर में जाकर निमंत्रण देंगे। जबकि 22 जनवरी 2024 को ग्रामीण इलाकों में मंदिरों में पूजा, आरती, भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा और श्री राम जय जय राम का 108 बार सामूहिक पाठ होगा। इस सारे कार्यक्रम को उत्साह से उत्सव के रूप में पूरा समाज मनाएगा। मंदिरों में ही सामूहिक रूप से 11 बजे से 1 बजे तक LED के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का प्रसारण भी सीधा दिखाया जाएगा। सूर्यास्त के बाद हर घर, हर मंदिर और सभी पूजा स्थलों में दीपक जलाए जाएंगे। 1 से 15 जनवरी तक घर घर कार्यकर्ता जाएगा और अयोध्या से पूजित अक्षत घर घर दिए जाएंगे। भगवान श्री राम जी का चित्र दिया जाएगा और अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा जिस दिन कार्यक्रम की श्री राम मंदिर जी की हो रही है उसमें प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन का आमंत्रण पत्र भी वहाँ दिया जाएगा। और 22 जनवरी को प्रत्येक गांव के मंदिरों में भजन कीर्तन, हनुमान चालीसा ऐसे सामूहिक श्री राम जय जय राम ऐसे सामूहिक पाठ उस दिन किए जाएंगे। अयोध्या में 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और देश भर में इसको लेकर उत्सव का माहौल है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं काशी तमिल संगमम की। काशी तमिल संगमम में हिस्सा लेने के लिए सिर्फ तमिलनाडु से ही नहीं बल्कि देश भर से लोग पहुंच रहे हैं। नमो घाट पर लगाई गई विभिन्न प्रदर्शनियों को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी में सेंगोल चर्चा का विषय बन गया है। लोग इस प्रदर्शनी को देखने के लिए दूर दूर से पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकतंत्र के नए मंदिर में विधि विधान के साथ सेंगोल की स्थापना की है। सेंगोल का इतिहास आधुनिक तौर पर भारत की आज़ादी से जुड़ा हुआ है, तो वहीं इसकी प्राचीनता की कड़ियां चोल राजवंश से भी जुड़ती हैं। इस
इसे राजाओं के राजदंड के तौर पर भी जाना जाता है। देखते हैं खास रिपोर्ट। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र वाराणसी एक बड़ा आयोजन किया है और यहाँ पर लगा रखा है काशी विश्वनाथ मंदिर की जो वास्तु संरचना है उसका एक बड़ा चित्र और नीचे मानचित्र भी, और साथ ही जो प्रांगण स्वरूप है, परिसर का मुख्य द्वार है, सबको अलग अलग बना रखा है। साथ ही दक्षिण भारत का प्रसिद्ध बृहदीश्वर मंदिर की वास्तु संरचना, उसके बारे में भी यहाँ पे जानकारी दे रखी है। ये सबका अलग अलग मानचित्र बना रखा है और सबसे जो महत्वपूर्ण विषय है वह है सेंगोल। जो नए लोकसभा जो संसद भवन बना है उसमें सेंगोल स्थापित किया गया है। इंदिरा गांधी कला केंद्र के जो यहाँ के निदेशक हैं अमिताभ दीक्षित जी, उनसे इस पे बात करेंगे। ये सेंगोल क्या है और आप लोगों ने क्या सोच के यहाँ पे इसकी प्रतिकृति रखी? सर्वप्रथम तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि भारत की संस्कृति क्या है। मूलतः भारत की संस्कृति है प्रतीक, मठ और मंदिर। इस संस्कृति को ही हमने यहाँ प्रदर्शित करने की कोशिश की है, जिसमें हमने धर्म आध्यात्म की जो प्रतिमूर्ति है, जो प्रतीक है, उसको सेंगोल के रूप में स्थापित किया है। सेंगोल से जुड़ी हुई जो मठ परंपरा है, आधीनम की मठ परंपरा, उस आधीनम की मठ परंपरा को व्याख्यायित किया है। और इस मठ परंपरा के अंतर्गत जो मूलभूत परंपरा है, शैव परंपरा, वो किस प्रकार उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में समान रूप से फैली हुई है, इसको बताते हुए हमने दक्षिण भारत से बृहदीश्वर टेम्पल और उत्तर भारत से विश्वनाथ मंदिर को ग्रहण किया है, जो मूलभूत रूप में शैवाइत परंपरा को, शैव परंपरा को प्रदर्शित करता है। एक और खास बात है जो सेंगोल है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी भी दी गई है। सेंगोल शब्द तमिल शब्द सेम्मई से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ नीति परायणता। स्वर्ण सेंगोल पर भगवान शिव के वहां नंदी विराजमान थे। यह एक उपयुक्त प्रतीक था क्योंकि नंदी नीति परायणता और धर्म के पालन के प्रतीक हैं। ये साथ ही तमिल में भी और हिंदी में भी, दोनों में भी ये जानकारी दी गई है, जिससे अगर जो तमिल के जानकार हैं वो तमिल में समझ सकें, और हिंदी के तो काशी में लोग यहाँ पर आ ही रहे हैं, खास तौर से नमो घाट घूमने, क्योंकि काशी तमिल संगमम चल रहा है। इतने अच्छे अच्छे स्टॉल लगे हैं और इतनी जानकारियाँ भी यहाँ पर उपलब्ध हैं। डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, नमो घाट, वाराणसी। काशी तमिल संगमम के द्वितीय संस्करण के तहत तमिलनाडु से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों से खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्य लगातार प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिए गए इस सुनहरे अवसर की प्रशंसा कर रहे हैं। हमारे संवाददाता के साथ बातचीत के दौरान तमिलनाडु के तंजावुर से आए प्रतिनिधि मंडल के सदस्य त्यागू ने कहा कि काशी तमिल संगमम के माध्यम से उन्हें पहली बार वाराणसी आने का मौका मिला और वे आम आदमी के इतने भव्य तरीके से स्वागत को देख काफी आश्चर्यचकित महसूस कर रहे हैं। मैं नमो घाट पर हूँ, नर्मदा ग्रुप आ चुका है और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये आए मेरे पास। त्यागू नाम है इनका और इन्होंने आके मुझसे स्पेशली कहा कि ये हिंदी में कुछ बोलना चाहते हैं। त्यागू जी, आपने जो चेन्नई से यात्रा शुरू की, रेल से यहाँ तक आए, बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए और अब आप नमो घाट पर हो, क्या अनुभव आपका रहा और क्या कहना चाहेंगे जिसने यह व्यवस्था दी? मैं मद्रास से आ रहा हूँ। मेरा नाम मैं कुंभकोणम बोल के एक जगह में आ रहा था। मेरा डिस्ट्रिक्ट तंजावुर है। मैं पहले बार आ रहा काशी। हमको पता नहीं चलता कैसे कैसे आ रहा है, जाना है बोल के। ये पहले बार आने के टाइम में, पुराना टाइम में बोलते हैं लोग, बुढ़ा होने के टाइम में आएगा, ऐसा ऐसा बोलते हैं। लेकिन क्या है, इधर आने के बाद हमको पता चलेगा इतना अच्छा जगह हो गया। अभी पहले बोलते हैं ना, वो अच्छा नहीं है, ऐसा ऐसा बोल के हम लोग बोला हुआ है। अभी मैं देख कर बहुत खुशी हुआ। हम लोग VIP दर्शन भी हुआ, हमने ऐसा भी देखा नहीं है, कभी भी ऐसा भी देखा नहीं है।
लेकिन बस का उतर कर नीचे उतर कर सीधा अंदर चला गया, विश्वनाथ टेम्पल देखा। उसके बाद अभी पूरा इधर भी आया, वो व्यवसाय के लिए क्या क्या चाहिए वो लोग बताया, सब्सिडी कैसे ऐसे बताया, हम लोग को पता चल गया, व्यवसाय के बारे में पता चल गया। उसके बाद अवार्ड दिया, तमिल संगम से अवार्ड दिया, हम बहुत खुश हैं। क्यों मालूम है ना, ये आप जो जिसने व्यवस्था की है, क्या कहना चाहेंगे उनको आप? बहुत धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों मालूम है ना, ये काशी तमिल संगम बोल कर हमको हिंदी मेरे को आता है, सबको नहीं आता है ना। ये लोग कैसे पता चलेगा इधर आने के टाइम में, कैसे जाएगा कैसे नहीं आएगा, अभी मंदिर जाएगा कैसे पता चलेगा। इधर आकर ये लोग काशी संगम में ना बहुत अच्छा किया। क्यों मालूम है ना, सब लोग आएगा, अभी एक आदमी आएगा ना, उसके बाद इसका फैमिली लेके आएगा, वो लोग आजू बाजू में रहता है ना, वो लोग सब कुछ लेके आएगा। ये काशी तमिल संगम में बहुत धन्यवाद हम बोलता हूँ। ये स्कीम है ना मोदी जी के लिए, वो भी धन्यवाद बोलता हूँ। क्यों, हमको वीआईपी दर्शन पहले बार आ रहा हूँ, इतना हम नहीं देखा, बहुत अच्छा है, मोदी जी के लिए बहुत अच्छा है, हम लोग अच्छा बोलता हूँ। ये युवा हैं और पहली बार काशी आए हैं, इनका अनुभव बहुत ही शानदार रहा। बार बार यह जिक्र कर रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन का। जो जितने भी ग्रुप आए हैं इनके लिए यह खास है कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन काशी आना। और इसके साथ ही व्यवस्था के लिए धन्यवाद कर रहे हैं मोदी जी को, जो कि यहाँ के सांसद भी हैं। कैमरा पर्सन मुरलीधर पांडे के साथ डॉक्टर हरिकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। महिला सशक्तिकरण की दिशा में हरियाणा सरकार ने ऐतिहासिक शुरुआत की है। हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है जहां महिलाओं को ड्रोन ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा रही है। अभी 10 महिलाओं को करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग एंड सर्विलेंस सेंटर पर ट्रेनिंग दी जा रही है। आइए देखते हैं एक खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ ही तमाम ऐतिहासिक कदम उठाए हैं, जिसके नतीजे दिख रहे हैं। हरियाणा देश में महिलाओं को ड्रोन पायलट बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। करनाल स्थित ड्रोन इमेजिंग एंड सर्विलांस सेंटर पर प्रदेश के 10 जिलों से चुनी गई महिलाओं को ड्रोन उड़ाने और डाटा एनालिसिस करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ड्रोन तकनीक को महिलाओं के साथ जोड़ा गया है। पहले बैच में प्रशिक्षण के लिए आई महिलाएं अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हैं। कृषि क्षेत्र से संबंधित महिलाएं ड्रोन का इस्तेमाल खेती में कैसे बढ़ेगा, इस पर काम करेंगी। वहीं सिविल और इलेक्ट्रिकल फील्ड से जुड़ी युवतियां ड्रोन का इस्तेमाल निर्माण, पावर लाइन मॉनिटरिंग और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए करेंगी। पहले 2 दिन हम इनकी ग्राउंड क्लासेस लेते हैं। ग्राउंड क्लासेस खत्म करने के बाद हम इनका एग्जाम लेते हैं। जो बच्चे एग्जाम में पास होते हैं उनको हम सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। तो अभी हमने एग्जाम कंडक्ट कर लिया है। इस रिजल्ट के बेस पे हम जो पास हुए हैं मेरिट के हिसाब से उनको सिमुलेटर पे लेके जाएंगे। जो सिमुलेटर फ्लाइंग में पास होंगे वो फ्लाइंग के लिए आगे जाएंगे। इतने में जो पीछे जो थोड़े बच्चे रह गए थे वो सिमुलेटर, तब तक वो दोबारा अपना रिवीजन करके सिमुलेटर पे आ जाएंगे। वो सिमुलेटर पास करके फिर वो फ्लाइंग पे जाएंगे। तब तक पहले वाले फ्लाइंग पास खत्म कर चुके होंगे तो उनका फ्लाइंग का एग्जाम होगा। ड्रोन का प्रयोग आने वाले समय में कृषि के अलावा सुरक्षा, जांच और अनुसंधान, निर्माण कार्य, चिकित्सा सेवाओं, डिजास्टर मैनेजमेंट सहित कई क्षेत्रों में होगा। अगर भारत की बात करते हैं तो भारत एक कृषि प्रधान देश है और हरियाणा उसमें एक अग्रणी राज्य है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम लोग कृषि में भी महिलाओं का योगदान है जो उसको एक्नॉलेज करें, और उसी के क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने 500 कृषि ड्रोन तैयार करने का निर्णय लिया। उसी के अंदर अभी आ गया कि हम लोग कृषि के अंदर जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके लिए जो सेंट्रल स्कीम है उसमें लगभग 1261 करोड़ रुपए की स्वीकृति हमें मिल गई है। ये पैसा 2023-24 और 24-25 में खर्च किया जाएगा। ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं ने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा लाडली ड्रोन योजना के तहत उन्हें ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी की एक बहुत ही अच्छी एक नीति है कि महिला सशक्तिकरण, लोकल फॉर वोकल के तहत हम लाडली ड्रोन योजना के तहत बहनों को रोजगार देने की एक स्कीम निकाली है। उस स्कीम के तहत हमने तो ऑनलाइन फार्म भरे थे, फिर भी हरियाणा सरकार माननीय मनोहर लाल जी ने भी हमें अच्छी सपोर्ट करी है। एक ड्रोन ऐसा है कि एग्रीकल्चर से हमारी एक भूमिका जुड़ी रहती है, कहीं न कहीं पुरुष के साथ हमारा एक अंग खेतीबाड़ी में जुड़ा होता है, तो महिलाएं किसी से कम नहीं है। यंग जनरेशन के लिए हमारी बहनें आगे आकर ड्रोन से अपना बिजनेस सेटअप करना चाहती हैं। महिलाओं को रोजगार देने के लिए एक महिला के साथ जुड़ के काम करेगी तो उनको बहुत अच्छा लगेगा।
आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से कम नहीं हैं और कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें महिलाएं पहले भी पुरुषों के साथ मिलकर काम करती रही हैं और अब ड्रोन के माध्यम से वो कृषि क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब कारोबार जगत से जुड़ी खबर। घरेलू विनिर्माण और निर्यात बढ़ाने के साथ आयात घटाने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग 24 उप क्षेत्रों के साथ काम कर रहा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि मेक इन इंडिया 2.0 के तहत भी 27 क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। DPIIT 15 विनिर्माण क्षेत्रों के लिए एक्शन प्लान बना रहा है। DPIIT जिन क्षेत्रों पर काम कर रहा है वे भारतीय उद्योगों की ताकत है। उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त, निर्यात संभावना और बड़ी रोजगार क्षमता को ध्यान रखकर चुना गया है। वाणिज्य विभाग सेवाओं से जुड़े 12 क्षेत्रों के साथ योजना बना रहा है। हालांकि कंपनियां कई देशों के तनाव के चलते अनिश्चितताओं के बीच बढ़ते आयात और कच्चे माल की ऊंची कीमतों को लेकर चिंतित हैं। भारत ने साल 2030 तक 30 करोड़ टन इस्पात विनिर्माण क्षमता का लक्ष्य रखा है। वर्तमान में देश की क्षमता करीब 16.1 करोड़ टन है। और अब शेयर बाजार से जुड़ी खबर। घरेलू शेयर बाजार में आज भी हरे निशान पर कारोबार की शुरुआत हुई। अच्छे वैश्विक संकेतों के चलते प्रमुख बेंचमार्क इंडेक्स बढ़त के साथ खुले। शुरुआती कारोबार में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का BSE सेंसेक्स 0.40% की अंकों के साथ बढ़त के साथ कारोबार करता हुआ दिखा। दूसरी ओर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का NSE निफ्टी 0.44% अंकों की बढ़त के कारोबार करता दिखा। केंद्रीय एजेंसी समेत NIA के अधिकारियों ने राजधानी नई दिल्ली में स्थित इजरायल दूतावास पहुंचे हैं। अधिकारियों ने दूतावास के पास कल हुए धमाके की जांच शुरू कर दी है। इजरायल दूतावास के मुताबिक कल शाम करीब 5:10 पर दूतावास के पास धमाका हुआ। विस्फोट के बाद दूतावास के बाहर संसदीय दल तैनात किए गए हैं। और अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी खबर। सियोल के विदेश मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिण कोरिया ने हथियारों के व्यापार, साइबर हमलों और अन्य अवैध गतिविधियों के जरिए परमाणु और मिसाइल निर्माण से जुड़े 8 उत्तर कोरियाई लोगों पर प्रतिबंध लगाए हैं। ये प्रतिबंध उत्तर कोरिया द्वारा नई बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाने के कुछ दिनों बाद लगाए गए, जिसकी दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का गंभीर उल्लंघन बताते हुए कड़ी निंदा की थी। मंत्रालय ने बयान में कहा है कि ब्लैक लिस्ट में डाले गए लोगों में हैकिंग ऑपरेशन में शामिल रिकॉन्सेंस जनरल ब्यूरो के प्रमुख री चांग हो और युन चोल शामिल हैं, जिन्होंने चीन में उत्तर कोरियाई दूतावास में काम करते हुए परमाणु सामग्री की आपूर्ति में मदद की थी। तुर्की संसद की विदेशी मामलों की समिति ने नाटो में शामिल होने के लिए स्वीडन को अपनी सहमति दी थी है। समिति में शामिल ज्यादातर सदस्यों ने स्वीडन में शामिल होने के आवेदन के पक्ष में मतदान किया। तुर्की के इस कदम को नाटो की सदस्यता के इच्छुक स्वीडन के लिए बेहतर माना जा रहा है। तुर्की की संसदीय समिति ने गत महीने नाटो में स्वीडन की सदस्यता पर चर्चा शुरू की थी। नाटो सदस्य तुर्की ने स्वीडन के आवेदन को मंजूरी देने में 1 साल से अधिक का समय लिया है। तुर्की संसदीय समिति की अनुमति के बाद स्वीडन नाटो सदस्यता के बेहद करीब पहुंच गया है। इस संबंध में अब स्वीडन को तुर्की की जनरल असेंबली से भी समर्थन की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी राज्यों में आए भयंकर तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। इस तूफान ने 8 लोगों की जान ले ली है, जबकि 1 लापता है। पुलिस के अनुसार तूफान के कारण क्वींसलैंड में हजारों घरों की बिजली गुल हो गई है। विक्टोरिया और क्वींसलैंड पुलिस ने 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिनमें 9 साल की लड़की भी है। इसके अलावा ब्रिस्बेन के ग्रीन आइलैंड में नाव पलटने से 3 लोगों की भी मौत हो गई है। वहीं जिम्पी के मेयर ग्लेन हार्टविक ने बताया है कि क्रिसमस वीक के दौरान आए इस तूफान में कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया है। 25 दिसंबर और 26 दिसंबर को पूर्वी राज्यों में भयंकर तूफान आया, जिस दौरान मूसलाधार बारिश हुई और हवाओं के साथ जमकर ओले भी पड़े हैं। और अब खेल से जुड़ी खबर। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 2 टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला सेंचुरियन के सुपर स्पोर्ट पार्क में खेला जा रहा है। आज मुकाबले के दूसरे दिन टीम इंडिया 208 रन से आगे खेलना शुरू करेगी। पहले दिन बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 59 ओवर में 8 विकेट खोकर 208 रन बनाए। बारिश के कारण पहले दिन पूरा खेल नहीं हो पाया। निर्धारित 90 ओवर में से 31 ओवर नहीं फेंके जा सके। इसकी भरपाई के लिए आज खेल 30 मिनट पहले शुरू होगा। वहीं क्रीज पर पहले से ही मौजूद लोकेश राहुल और मोहम्मद सिराज की कोशिश आज भारत के लिए तेजी से रन बनाने की होगी।
5 देशों के टूर्नामेंट में स्पेन, बेल्जियम, जर्मनी और आयरलैंड से भिड़ने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम की 34 खिलाड़ी अब ओलंपिक क्वालिफायर की तैयारी के लिए गुरुवार से बेंगलुरु में सीनियर महिला हॉकी कोचिंग शिविर में हिस्सा लेंगे। ओलंपिक क्वालिफायर रांची में 13 से 19 जनवरी तक होनी है, जिसमें भारत को पूल बी में न्यूजीलैंड, इटली और अमेरिका के साथ रखा गया है। पूल ए में जर्मनी, जापान, चिली और चेक गणराज्य को भी जगह मिली है। पंजाब की सिमरनजीत कौर ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के 60 किलो भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सिमरनजीत ने रोमांचक सेमीफाइनल में हरियाणा की मनीषा मौन को 4-3 से हराया। अब फाइनल में सिमरनजीत कौर का सामना राष्ट्रमंडल खेलों की कांस्य पदक विजेता 22 साल की सेना के मुक्केबाज जास्मिन लंबोरिया से होगा। वहीं एक अन्य सेमीफाइनल मैच में जीत दर्ज करते हुए सेना की मुक्केबाज जास्मिन लंबोरिया ने फाइनल का टिकट कटा लिया। जास्मिन ने अंतिम 4 के मैच में जगह बनाई, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश की मेनका देवी को 5-0 से हराया। राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 66 किलो भार वर्ग में असम की अनुक्षिता बोरो ने हिमाचल की दीपिका को हराकर फाइनल में प्रवेश किया, तो वहीं सेना की अरुंधति चौधरी ने नागालैंड के संजू को 5-0 से हराकर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। फाइनल मुकाबला अनुक्षिता बोरो और अरुंधति चौधरी के बीच होगा। इसके अलावा 48 किलो भार वर्ग में मीनाक्षी ने मंजू रानी को पराजित किया। वहीं रेलवे की सोनिया लाठौर ने पंजाब की मनदीप कौर को 4-1 से हराकर 57 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में प्रवेश कर लिया। इसके अलावा स्वीटी बुरा ने 81 किलो भार वर्ग और पूजा रानी ने 75 किलो भार वर्ग के फाइनल में अपनी जगह बनाने में वे सफल रहीं। साल 2023 खत्म होने को है और कई यादें छोड़कर जा रहा है। साल 2023 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए काफ़ी अहम रहा है, जहां इस साल प्रधानमंत्री मोदी यूएन मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया। वहीं पीढ़ी दर पीढ़ी जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिए चुनौती बनी सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन के लिए अभियान की शुरुआत की गई। क्या है इस साल स्वास्थ्य क्षेत्र में खास, देखिए इस खास रिपोर्ट में। साल 2023 स्वास्थ्य क्षेत्र के लिहाज से कई मायनों में खास रहा। इस साल पीएम मोदी ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का नेतृत्व किया। इस योग सत्र में अमेरिका के साथ साथ दुनिया भर के लोगों ने हिस्सा लिया। साल 2023 जनजातीय समुदाय के स्वास्थ्य के लिहाज से भी अहम रहा। जनजातीय समुदाय में पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली बीमारी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करने का संकल्प सरकार ने लिया है। इसके लिए राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया मुक्त अभियान की शुरुआत हुई, जिसके तहत 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने इस अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश के शहडोल जिला से की। इस अभियान के तहत देश के 278 जिलों में 40 साल की 7 करोड़ आबादी की जांच होगी और उन्हें विशेष कार्ड दिए जाएंगे। देश और दुनिया में नर्सिंग क्षेत्र में बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोलने का फैसला लिया। इससे न केवल नर्सिंग क्षेत्र के छात्रों को बल्कि नर्सिंग के एकेडमिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को भी रोजगार के अवसर मुहैया होंगे। इस साल कैबिनेट ने मेडिकल डिवाइस पॉलिसी को मंजूरी दी। इस पॉलिसी के तहत सभी मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाया जाएगा और एक व्यापक सिस्टम के तहत मेडिकल डिवाइस बनाए जाएंगे ताकि देश में मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री को बढ़ावा मिल सके और मेडिकल डिवाइस के आयात पर निर्भरता कम हो। 2023 आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए भी खास रहा। इस साल आयुष्मान भव अभियान चलाया गया ताकि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों का कार्ड उनके घर के समीप ही बन सके। इस अभियान के तहत करीब 13 लाख आयुष्मान मेलों का आयोजन हुआ, जिसमें 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। आयुष्मान भव अभियान के तहत 3 करोड़ 75 लाख आयुष्मान कार्ड बने और 4 करोड़ से ज्यादा आभा कार्ड। इस अभियान के दौरान 90,000 से ज्यादा लोगों ने अंगदान की शपथ भी ली। देश में 2014 से पहले 51,000 MBBS की सीटें थी और आज 1 लाख से ज्यादा ऐसी सीटें हैं। 2015 में 400 मेडिकल कॉलेज थे तो आज 700 से ज्यादा हैं। देश के 447 जिलों में अब कम से कम 1 मेडिकल कॉलेज है।
भारत ने सबसे कम दामों में सबसे उपयुक्त आपातकालीन मेडिकल रिस्पॉन्स सिस्टम भीष्म तैयार कर लिया है। आरोग्य मैत्री के तहत इससे पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। यह एक ऐसी संकल्पना है जो मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में कम समय में कम कीमतों पर लोगों को स्वास्थ्य सुविधा देने में सक्षम है। ये साल मेडिकल क्षेत्र में ड्रोन के उपयोग के लिए भी जाना जाएगा। एम्स ऋषिकेश से उत्तराखंड के टिहरी जिला अस्पताल में ड्रोन के जरिए टीबी की दवाएं पहुंचाई गई। आईसीएमआर ने भी ड्रोन टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया। इस साल भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र का डंका विदेशों में भी बजा। G20 की बैठक के दौरान भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकता तय की थी, जिन्हें सर्वसम्मति से अपनाया गया और भारत के डिजिटल तकनीक को न केवल सराहा गया बल्कि दूसरे देश भी इसे अपनाने की बात कर रहे हैं। G20 की बैठक के दौरान ही विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक ने गांधीनगर के नजदीक एक आयुष्मान आरोग्य मंदिर का दौरा कर वहां टेलीमेडिसिन में भारत के काम को देखा और सराहा। इस दौरे में उन्होंने आशा कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। युवाओं में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देशव्यापी CPR ट्रेनिंग अभियान की शुरुआत की। ये साल दुर्लभ बीमारियों से ग्रसित लोगों के लिए भी अच्छा रहा। सरकार देश में ही दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए दवा बनाने में सफल रही। आज 13 में से 8 दुर्लभ बीमारियों की दवा देश में ही बन रही है, जिसकी कीमत भी काफी कम है। साल 2023 के जाते जाते कोविड के नए सब वेरिएंट JN.1 ने भी दस्तक दे दी। केरल में इस सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है। केंद्र सरकार ने इस बाबत राज्यों को एडवाइजरी भी जारी की है। नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार। अगर 125 करोड़ देशवासी तय कर लें